Good day, students. Now, today we're going to start with a continuation. It's our lecture number 28 of Total Quality Management. And it's a continuation of what we were studying in our previous lecture about strategic planning and the Baldrige Award. So, when we were talking about strategic planning, तो उसमें बॉल्ड्रिज अवार्ड जो है वो एक मेजर रोल है उस अवार्ड का. सो द अवार्ड बॉल्ड्रिज अवार्ड recognizes the importance of integrating total quality principles with overall business planning. सो बॉल्ड्रिज अवार्ड एटलीस्ट ये चीज़ रिकग्नाइज करती है कि एक इम्पोर्टेंस जो है इंटीग्रेटिंग टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करने में और ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग क्रिएट करने में वो चीज़ में हेल्प आउट करती है ये एंड उस चीज़ की बेस के ऊपर जो आपने टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल्स को यूज़ किए हुए हैं और ओवरऑल बिजनेस में किस तरीके से उसको प्लान करके यूज़ किया वो स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर वो अवार्ड दिया जाता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस को. नाउ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैटेगरी एड्रेसेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ प्लान्स. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो कैटेगराइज कर लेता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग को भी और उन प्लान्स पे डिप्लॉयमेंट होना यानी टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स. सो इट ट्रस्ट्स दैट कस्टमर्स ड्रिवन क्वालिटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आर की स्ट्रेटेजिक बिजनेस इश्यूज that need to be an integral part of overall company planning. सो ये स्ट्रेस कर रहा है ज़्यादा कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी को, ठीक है, जो एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में हेल्प आउट कर रहा है और जो एक ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस इश्यूज को डील कर रहे हैं दैट नीड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट जो है वो ओवरऑल कंपनी प्लानिंग का एक पार्ट बन जाता है और वो एम्फोसाइज करता है इम्प्रूवमेंट का एंड लर्निंग जो क्रिएट होती है एक एनवायरनमेंट में एंड इट मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंपनीज वर्क प्रोसेस और एक कंपनी की वर्क प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए इसको. So the special role of strategic planning is to align work processes with the company strategic directions, thereby ensuring that improvement and learning reinforce company priorities. So special role of strategic planning हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे काम को अलाइन करना या प्रोसेसेस को अलाइन करना, ठीक है, जो कंपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस के मुताबिक चल रहा हो एंड देयरबाय वो एक चीज़ इंश्योर कर रहा होता है कि एक इम्प्रूवमेंट और लर्निंग का प्रोसेस जो है वो एक पूरी कंपनी की प्रायोरिटी बन जाए और उसमें एक इस्तेमाल करना शुरू कर दें. Now, when we speak about the strategic planning and Baldrige Award, the strategic planning category examines how organizations, so एक strategic planning category जो है वो examine करता है कि organizations जो हैं how they plan for the long term and understand the key influence. तो वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं और की इन्फ्लुएंसेस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और रिस्क एंड चैलेंजेस को कैसे कवर करते हैं and other requirements that might affect the organization's future opportunities and directions. और ऐसे requirement जो हैं जो affect करते हैं organization के future opportunities को भी और उनकी direction किस direction में वो organization जा रही है. So this is to help ensure that short-term action plans are aligned with the organization's longer-term strategic directions. तो ये एक तरह से हेल्प आउट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने जो उसके शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान्स हैं उसको वो अलाइन कर ले अपने ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्गर टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस की तरफ. सो प्रोजेक्ट द फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू हेल्प डिटेक्ट एंड रिड्यूस कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स और एक कॉम्पिटिटिव फ्यूचर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को प्रोजेक्ट करता है ताकि आप डिटेक्ट कर सकें और रिड्यूस कर सकें कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स को एंड शॉर्टन रिएक्शन टाइम और रिएक्शन टाइम शॉर्ट कर सकें एंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज ताकि आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें या समझ सकें. नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स डेवलप एक्शन प्लान्स एंड डिप्लॉय रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो ऑब्वियसली आपको एक्शन प्लान्स बनाने में हेल्प करती है और आपके रिसोर्सेज लेके आने में हेल्प करती है. सो पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्सेज, खासतौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है ताकि वो अलाइन कर सकते हैं, दे कैन अचीव अलाइनमेंट एंड कंसिस्टेंसी एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रायोरिटीज फॉर ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज.
سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچیو کرتے ہیں ہمیں ہیومن ریسورسز جو ہے خاص طور پہ ایکشن پلانز میں الائنمنٹ لے کے آنے کے لیے, کنسسٹنسی لے کے آنے کے لیے, ٹھیک ہے, مسلسل, تاکہ ایک امپرومنٹ کا پروسیس چلے, اور پرووائڈ اے بیسس فار سیٹنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ پرائرٹیز فار آن گوئنگ امپرومنٹ ایکٹیویٹیز. اور جو امپرومنٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان کے اندر کنسسٹنسی لے کے آنے کے لیے, اور ایک بیسس پرووائڈ کرتا ہے, ایک سیٹنگ پرووائڈ کرتا ہے کمیونیکیٹنگ, تاکہ وہ پرائرٹیز ان کی کمیونیکیٹ کر سکیں وہ, جن سے امپرومنٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہیں. So strategic planning and the Baldrige Award would be that ensure that deployment will be effective. Employment جو ہے نا اس کا شور کرنا کہ وہ effective ہوگا, that a measurement system enables tracking of action plan achieved in all areas. اور ایک انشور کرنا کہ ڈپلوائمنٹ جو ہے وہ افیکٹو ہوگا, اور میجرمنٹ سسٹم تاکہ وہ انیبل ہو سکے ایک ٹریک کرنے کے لیے ایکشن پلان کو, تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ وہ ہر ایریا میں اس کی اچیومنٹ ہو. Now the integration of quality planning with business planning occurred in the 1995 criteria revision. So 1995 کا جو criteria revision تھا اس میں integration of quality planning جو تھا اس کا mixture, یعنی اس کو انٹیگریٹ کرنا, quality planning کو اور business planning کو mix کرنا, وہ ایک criteria revision میں یعنی occur ہوا. So most symbolic was the change in the categories title from strategic quality planning to strategic planning. So سب سے زیادہ جو سمبولک چینج آیا تھا اس میں وہ آیا تھا کیٹیگری میں, اس کیٹیگری میں جس میں ٹائٹل جو ہے وہ اسٹریٹجک کوالٹی پلاننگ سے لے کے اسٹریٹجک پلاننگ بن گیا اس کا. Now this change signaled a major emphasis on business strategy as the most appropriate view of the future context for managing performance. اور یہ چینج جو ہے اس نے obviously ایک میجر ایمفیسس یا زیادہ ایمفیسس شو کیا ایک بزنس اسٹریٹجی کو دیکھنے کے لیے کہ وہ زیادہ اپروپریٹ طریقہ ہے in the view of the future context, تاکہ وہ ایک مینیجنگ پرفارمنس اس سے جو ہے نا بزنس اسٹریٹجی سے امپروو ہو سکتی ہے. So the integration of quality and operational issues with business planning become a dominant theme. So integration جو ہے وہ کوالٹی کی اور آپریشنل ایشوز کی, ٹھیک ہے, وہ بزنس پلاننگ کے ساتھ مل کے وہ ایک ڈومیننٹ تھیم بن جاتا ہے, with a focus on performance, جس کا فوکس جو ہے نا وہ پرفارمنس کے اوپر ہوتا ہے, اور کمپٹیٹو پوزیشن اس کی جو ہے کسٹمر ریلیٹڈ اینڈ آپریشنل تھیمز کے اوپر ہوتے ہیں. So the rationale for conducting a SWOT analysis before proceeding with the development of a strategic plan is the organization's plan that it should reduce a good fit between its internal situation and its external situation. راشنال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم SWOT انالیسس کو ایک اسٹریٹجک پلان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے کیوں SWOT انالیسس کرنا چاہیے, تو آبویسلی ایک اسٹریٹجک پلان ڈیولپمنٹ کی ڈیولپمنٹ سے پہلے ایک آرگنائزیشن کا جو پلان ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک اٹ شوڈ پروڈیوس گڈ فٹ بٹوین, اس کا یعنی ایک پراپر فٹ ہونا چاہیے بٹوین جو ہے نا انٹرنل سچویشن کے اور ایکسٹرنل سچویشن کے بیچ میں, تو وہ کریٹ کرنے کے لیے SWOT انالیسس یوز کیا جاتا ہے. So an organization's internal situation is defined by its strengths and weaknesses. So ایک organization کی جو internal situation ہے ہم اس کو جج کرتے ہیں, define کرتے ہیں اس کی strength پہ اور اس کی weaknesses پہ. Now an organization's external situation is defined by the opportunities and threats that exist in its business environment. تو ایک آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل سچویشن اگر ہم جج کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کی اپرچونیٹیز اور تھریٹس جو آلریڈی ایک بزنس انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں اس کی بیس پہ. Now the strategic plan should be designed in such a way that it exploits an organization's strengths and opportunities while simultaneously overcoming, accommodating or circumventing weaknesses and threats.
So, एक स्ट्रेटेजिक प्लान अगर हम जज करें तो एक स्ट्रेटेजिक प्लान जो है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि इन सच अ वे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करे और साथ साथ जो उसकी ओवरकमिंग्स है, अकोमोडेटिंग सर्कमेंटिंग वीकनेसेस और थ्रेट्स है, उनको भी ओवरकम कर सके वो. So, identifying organizational strengths. When we want to identify such a thing, then an organizational strength is any characteristic or capability that gives the organization a competitive advantage. So, एक organizational strength जो है वो कोई भी characteristic है, ठीक है, ये capability है जो एक organization को एक competitive advantage देती है. So, following जो है वो इन common organizational strengths की examples के तौर पे हम उनको judge कर सकते हैं. That number one would be the financial strength of an organization, a good reputation in the marketplace, strategic focus, high quality products and services, proprietary products and services, cost leadership and strong management team. So, financial strength की बेस के ऊपर हम इसको जज कर सकते हैं, ठीक है, कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स क्या है, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो बहुत मेजर काउंट करता है. फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रेपुटेशन होना मार्केट प्लेस में, फिर उसका स्ट्रेटेजिक फोकस होना, फिर उसकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में प्रोप्राइटरी होनी चाहिए, कॉस्ट लीडरशिप होनी चाहिए. दैट मीन्स दैट दे शुड बी कॉस्टिंग लेस देन मे बी देयर कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस, एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, और उनकी मैनेजमेंट टीम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. फिर उसमें एफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, टैलेंटेड वर्कफोर्स एंड फास्टर टाइम टू मार्केट. सो फिर उसके अलावा उनके अंदर एलिमेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो बड़े एफिशिएंट होने चाहिए, उनका वर्कफोर्स या एम्प्लॉइज या काम करने वाले जो हैं वो बहुत टैलेंटेड लोग हों, और वो मार्केट करने में ज़्यादा फास्ट हों. Now these are just some of the strengths an individual organization may have. Many others are possible. So ये तो एक मिनिमम वो है कि स्ट्रेंथ्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में जो होनी चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो और भी इसके अलावा पॉसिबल है. सो द की इज एक्यूरेटली डिफाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स बिफोर बिगिनिंग टू डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान. सो कीज का जो है वो ये डिफाइन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है, स्पेशली और उसकी बिगिनिंग जो है उस डेवलपमेंट जो है उस स्ट्रेटेजिक प्लान की, उस चीज को वो एक्यूरेटली डिफाइन कर सकता है. नाउ आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस. An organizational weakness is any characteristic or capability that is lacking to the extent that it puts the organization at a competitive disadvantage. So एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स को हमने डिस्कस किया. अब अगर हम उनकी वीकनेसेस देखें तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कैपेबिलिटी ऐसी जिसमें which is lacking the extent that it puts the organization as a competitive, यानी अगर वो competitive disadvantage पे एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके आ रही है, ठीक है, या लैक कर रहा है उस एक्सटेंट पे, ठीक है, तक जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसएडवांटेज पे चला जाता है कंपटीशन के साथ. तो दीज वुड बी लाइक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस जो है ना, उनमें स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन आ सकती है, लैक ऑफ डायरेक्शन है, एब्सोलीट फैसिलिटीज है, एब्सोलीट प्रोसेसेस हैं, वीक मैनेजमेंट टीम इन विच, यानी अगर स्ट्रैटेजीज कंफ्यूज उनको कर रही हैं, या लैक ऑफ डायरेक्शन है उनका, फैसिलिटीज अगर जो है वो प्रॉपर नहीं है, उनको प्रोसेसेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वीक मैनेजमेंट टीम है अगर उनकी, insufficient skills capabilities in the workforce, insufficient skills capabilities जो है workforce में वो हो, poorly defined operating procedures, ऐसे procedures जो है वो proper तरीके से define ना हो, and too narrow a product line, और ऐसे product line इतनी narrow हो कि products with decreasing demand, और प्रोडक्ट्स का जो है ना डिमांड में जो है ना वो डिक्रीज आ रहा हो, यानी उनकी प्रोडक्ट्स इतनी उनकी डिमांड खत्म हो जाए. देन टू डाइवर्स अ प्रोडक्ट लाइन,
बहुत अगर प्रोडक्ट लाइन आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है या चेंज हो जाता है जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की. पूर इमेज इन द मार्केट प्लेस में अगर आपका इमेज पूरा क्रिएट हो जाता है. वीक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गलत होता है. फाइनेंशियल पोजीशन वीक फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो जाती है. हाई यूनिट कॉस्ट कंपेयर्ड विद दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, और अगर आपके यूनिट के कॉस्ट जो है वो अगर कंपटीशन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपके ज़्यादा अगर हाई आ रहे हो तो वो आपकी वीकनेस में काउंट होगा. एंड पुअर क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में क्वालिटी ना अच्छी हो. सो दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मेनी वीकनेसेस एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव. द मेन थिंग इज टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशंस वीकनेसेस accurately before undertaking the strategic planning process. So मेन चीज़ जो है वो ये ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई कर दें एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस को एक्यूरेटली, ठीक है, इससे पहले कि आप अंडरटेक करें किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में स्टेप हों. उससे बेहतर कि आपको वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन की मालूम होनी चाहिए. नाउ आइडेंटिफाइंग एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़. अब एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ आर अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस एनवायरनमेंट दैट रिप्रेजेंट पोटेंशियल एवेन्यूज फॉर ग्रोथ एंड और गेनिंग अ सब्सटैंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम जज करते हैं तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट डेवलप करने में और जो रिप्रेजेंट करती हैं पोटेंशियल एवेन्यूज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं ग्रोथ के लिए और मे बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए. सो द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ दैट ऑर्गेनाइजेशंस में हैव. तो फर्दर अगर हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकती हैं. उसमें ना अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है, एन एक्सपैंडिंग मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल और प्लान प्रोडक्ट्स, और एक मार्केट जो एक्सपैंड हो रहा हो किसी भी एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल, कोई एग्जिस्ट कर रही है चीज़ प्रोडक्ट या कोई पोटेंशियल है किसी भी प्लान प्रोडक्ट का, उसकी जो है ना एक्सपैंडिंग मार्केट, अगर मार्केट एक्सपैंड हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो. अबिलिटी टू डाइवर्सिफाई इनटू रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज, और आप उनको यानी एक डिफ्रेंशिएट कर सको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच में. देन रिमूवल ऑफ बैरियर्स इन दैट इनहैबिट ग्रोथ, और जो ऐसे बैरियर्स जो रुकावटें ऐसी है जो आपकी कंपनी को ग्रो करने से रोक रही हैं उसको रिमूव करना. देन फेलियर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, और फिर कॉम्पिटिटर्स की फेलियर्स. न्यू ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज दैट इनहांस प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, और ऐसी ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज हों जो आपकी प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी को इनहांस कर रहा हो. सो ऑफ कोर्स अदर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज might be available to an organization beside these. So obviously ऐसी दूसरी external opportunities भी हैं, ठीक है, जो शायद available हों आपको किसी भी organization में इनसे हट के. Now you need to identify all such opportunities accurately before you undertaking the strategic planning process. और आपको शायद आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जो accurately, like they would help you before undertaking the strategic planning process. यानी planning process को attempt करने से पहले आपको ऐसी opportunities को identify करना बहुत ज़रूरी है. Now that was in identifying internal situations. Now this is identifying external threats. अब हम अगर external threats को identify करते हैं तो an external threat is a phenomenon in an organization's business environment that has the potential to put the organization at a competitive disadvantage. So एक external threat जो है वो ऐसा हो सकता है जो एक phenomena create कर दे जो किसी भी organization के business environment से related हो, जो that has the potential to put the organization at a competitive disadvantage, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मे बी कंपटीशन वाइज जो है ना डिसएडवांटेज पे लेके आ सके. नाउ सच एक्सटर्नल थ्रेट्स
might include the following. So ऐसे अगर हम external threats को judge करते हैं तो entry of lower cost competitors, ऐसे competition में आपके ऐसी companies या organizations आ जाएं जिनके cost आपसे lower हो. Entry to higher quality competitors, ऐसे क्वालिटी कम्पिटिटर्स आपके कंपटीशन में ऐसे हो जिनका जो है ना आपसे बेहतर क्वालिटी जो प्रोवाइड कर रहे हो. इंक्रीज सेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और दूसरे कोई भी उसकी जगह जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के सब्स्टिट्यूट है उनकी सेल बढ़ जाए. सिग्निफिकेंट स्लो डाउन इन द मार्केट ग्रोथ, मार्केट की ग्रोथ में जो है वो स्लो डाउन हो जाए, एक ग्रो ना हो रहा हो प्रॉपर तरीके से. इंट्रोडक्शन टू ऑफ कॉस्टली न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और आपके इंट्रोडक्शन जो है एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी नए ज़्यादा महंगे वो हों. देन पुअर सप्लायर रिलेशंस, आपके रिलेशंस जो है आपके सप्लायर के साथ ठीक ना हो. Then changing tastes and habits of customers, और customers की फिर taste भी change हो रहे होते हैं, उनकी habits भी change हो रही होती हैं consumers की, तो वो products change करते रहते हैं. And then potentially damaging demographic changes, और ऐसी demographic changes जो आपको potentially damaging हो. So many other external threats might confront an organization. So एक ऐसे बहुत सारे ऐसे external threats हैं जो एक मे बी ऑर्गेनाइजेशन को कन्फ्रंट कर सकते हैं. सो एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग ईच पोटेंशियल एक्सटर्नल थ्रेट बिफोर यू बिगिन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस इज अ मस्ट. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले इन सारे एक्सटर्नल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है. Now, developing the vision. When we speak about developing the vision, an organization's guiding force would be that the dream of what it wants to become and its reason for being should be apparent in its vision. So, एक organization का guiding force जो है हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है कि the dream of what it wants to become. एक dream जो है कि वो क्या बनना चाह रहा है, ठीक है, एंड इट्स रीजन फॉर बीइंग शुड बी अपेरेंट इन द विजन, और उसके रीजन जो है होने का वो भी विजन में अपेरेंट हो. अ विजन इज लाइक अ बीकन इन द डिस्टेंस towards which the organization is always moving, और एक तरह से वो एक विजन जो है वो एक डिस्टेंस में एक बीकन, एक लाइट की तरह है जिसकी तरफ ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही होती है. ना एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड सपोर्ट द रियलाइजेशन ऑफ द विजन. और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें, उसका स्ट्रक्चर, उसकी पॉलिसीज़, उसके प्रोसीजर्स जो हैं और उसकी एलोकेशन जो है रिसोर्सेज की, वो सारी चीज़ें जो है ना उस विजन को रियलाइजेशन विजन को सपोर्ट करनी चाहिए. नाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ क्लियर विजन इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू स्टे अप्रोप्रिएटली फोकस्ड. और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका विजन क्लियर हो तो उसमें बहुत इजी तरीके से आप जो है ना यू कैन अप्रोप्रिएटली स्टे फोकस्ड, आप फोकस से ही रह सकते हैं उसमें. ना इफ अ पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट द विजन, व्हाई हैव इट. और अगर कोई पॉलिसी उस विजन को सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर उसका होने का मकसद क्या है. सो इफ अ प्रोसीजर डज नॉट सपोर्ट द विजन, व्हाई अडॉप्ट इट. और एक प्रोसीजर जो अगर वो विजन को सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर उसको अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है. So if the expenditure does not support the vision, why make it? और अगर एक्सपेंडिचर जो है उसका वो विजन को सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर उसको करने का, विजन बनाने का फायदा क्या है. So if a position or even a department doesn't support the vision, why keep it? तो अगर एक पोजीशन जो है या डिपार्टमेंट जो है वो उस विजन को सपोर्ट ही नहीं कर रही कोई पोजीशन, तो उसको फिर रखने का फायदा हमें क्या है. डेवलपिंग द विजन, इसमें तो जो है ना विजन जब अगर वो सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है तो हम उसको रखें. So an organization's vision must be established and articulated by executive management and understood by all employees. So obviously एक ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है उसको इस तरीके से इस्टेब्लिश होना चाहिए या बोला जाए, वो आर्टिकुलेट हो, जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव, खासतौर पे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के थ्रू,
उसको सारे एम्प्लॉइज समझ सकें. Now the first step in articulating an organizational vision is writing it down. और first step जो है वो articulate करने में किसी भी organizational vision को उसमें first step जो होता है उसको लिख लेना होता है. Now this is called the vision statement और ये vision statement कहलाता है. Now developing the mission. अब अगर हम mission develop करने की बात करते हैं, now we have just seen that the vision statement describes what an organization would like to be. So हम ये जज कर सकते हैं कि we have just seen कि अगर हम vision statement जो है वो इस चीज़ को describe करता है कि एक organization क्या बनना चाह रहा है, ये क्या achieve करना चाह रहा है. So it's a dream, but it's not pie in the sky. So एक dream तो है लेकिन ये स्काई में एक पाई की तरह नहीं है. सो द विजन रिप्रेजेंट्स अ ड्रीम दैट कैन कम ट्रू. एक विजन जो है वो ऐसा ड्रीम शो कर रहा है जो वो एक ड्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दैट कैन कम ट्रू, जो पूरा हो सकता है. द मिशन टेक्स द नेक्स्ट स्टेप एंड डिस्क्राइब्स हु द ऑर्गेनाइजेशन इज. और मिशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब कर सके कि व्हाट इट डज, वेयर इट्स गोइंग, कि वो क्या कर रहा है और क्या किस तरफ उसका जो है ना क्या गोल है, कहाँ जाना चाह रहा है वो. सो इन डेवलपिंग द मिशन स्टेटमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वन शुड अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स ऑफ थंब. तो आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप मिशन स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए. पहली चीज़ कि डिस्क्राइब व्हाट एंड वेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग श्योर दैट द कंपोनेंट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर्स. सो सबसे पहले आप डिस्क्राइब करते हैं कि क्या और कहाँ ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऐसी चीज़ें जो ऐसे कंपोनेंट्स जो हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को और उसके कस्टमर्स को डिस्क्राइब करते हैं. Then be brief but comprehensive. Typically one paragraph should be sufficient to describe an organization's mission. तो अगर हम organization mission को लिखें, ठीक है, written में लेके आए, written form में, तो it would be like हमें बहुत to the point रहना चाहिए, बहुत comprehensive रहना चाहिए. And typically एक paragraph जो है वो काफ़ी होता है ताकि एक organization का mission बयान करने के लिए. Now choose wording that is simple, easy to understand and descriptive. तो ऐसे वर्ड्स चूज करने चाहिए जो सिंपल हो, आसान हो समझने में और डिस्क्रिप्टिव भी हो. देन अवॉइड हाउ स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए. हाउ द मिशन विल बी अकॉम्प्लिश्ड इज डिस्क्राइब्ड इन द स्ट्रैटेजीज सेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान. और ऐसा मिशन को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, हम अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी सेक्शन में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तौर पे. So then when we discuss about developing the guiding principles, जब हम ये डिस्कस करते हैं कि हम guiding principles को कैसे develop कर सकते हैं, तो एक organization's guiding principles establish the framework within which it pursues its mission. तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं एक फ्रेमवर्क ऐसा जिसके अंदर उसको उसके मिशन को परस्यू किया जा सकता है. तो ईच गाइडिंग प्रिंसिपल encompasses an important organizational value. और हर गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो encompass कर रहा है एक important organizational value को encompass कर रहा है. So together all of the guiding principles represent the organization's value system, the foundation of its corporate culture. So together अगर हम जज करें तो सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू सिस्टम को, ठीक है, और उसकी फाउंडेशन को जो एक कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करता है. सो व्हेन वी आर स्टडीइंग द एलिमेंट्स ऑफ अ टोटल क्वालिटी कल्चर, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल total quality does not mean that all organizations that wish to practice total quality must have the same culture. So existence अगर हम जज करते हैं किसी set of cultural values को कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि total quality जो है वो successful हो, and does not mean that all the organizations that wish to practice total quality उनके अंदर भी same वही culture हो. ज़रूरी नहीं है कि जो भी total quality को practice करना चाह रहा है उसमें culture values same हो. So many aspects of culture differ directly or greatly from one quality oriented company to another. So बहुत सारे ऐसे aspects हैं जो
कल्चर जो है वो डिफर करता है जिससे फ्रॉम वन क्वालिटी ओरिएंटेड कंपनी टू अदर. एक क्वालिटी ओरिएंटेड कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, उसके दोनों को कंपेयर जब हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर हैं जो एक दूसरे से उसको अलग करते हैं. ना कंपनी पर्सनल may prefer to communicate in person or in writing. और कंपनी पर्सनल जो है वो शायद कम्युनिकेट करना चाहिए या तो पर्सन में या राइटिंग में. They may wear uniforms, grey flannel suits or jeans. और वो चाहे बेशक यूनिफॉर्म्स पहने, चाहे फ्लैनल सूट्स पहने, चाहे जीन्स पहने. So as long as they hold the core values of total quality, quality can find a home in their organization. So उनकी ड्रेसिंग या उनके वे वर्किंग से नहीं वो चीज़ होता. जस्ट टोटल क्वालिटी हम इस चीज़ पे कह सकते हैं कि कंपनी के पर्सनल जो है वो मे बी अपनी पर्सन से वो चीज़ शो कर सकते हैं कि वो क्वालिटी उनका कि वो यूनिफॉर्म्स पहन रहे हैं या जीन्स में आ रहे हैं, यानी उनकी अपने एक कल्चर क्रिएट कर देते हैं ना, वर्किंग कल्चर क्रिएट कर देते हैं. और वो फिर अपने कोर वैल्यूज जो हैं टोटल क्वालिटी को अगर वो फॉलो कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो दे कैन फाइंड अ होम, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जगह वो बना ही लेते हैं. So when we speak about creating quality at strategic or tactical or an operational level, we would say that the design and redesigning of a product. So we would start with the supplier chain, going towards the inputs in which the design and redesign occur, and then coming to the outputs, which in turn goes to the customers. Now the customers, the outputs go to processes and consumer research also, and consumer research comes back to helping develop the design and then redesigning maybe. So many people see this as a simple diagram of a typical production or operation system that is linked to customers and suppliers. So ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि ये जो एक आपको डायग्राम है ये एक लिंक सिर्फ बता रहा है आपका सप्लायर से लेके आपके कस्टमर्स तक का एक ऑपरेशन सिस्टम का लिंक बता रहा है. सो विजनरीज इन द प्रैक्टिस ऑफ टोटल क्वालिटी सी दिस एज अ न्यू मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्पसेस. और विजनरीज जो है वो मे बी इसको टोटल क्वालिटी में जो खास तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसको लेकिन मे बी एक नए मॉडल की तरह लेते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के तौर पे जो एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं उसको. Now, the functional structure and operations. So in the functional structure, the organization is divided into functions such as operations, marketing, MIS and maintenance. So functional structure अगर हम जज करते हैं तो एक organization का जो है वो हम उसको divide कर देते हैं different functions में, जिसमें operations आ जाते हैं, marketing आ जाती है, ठीक है, MIS आ जाता है and maintenance आ जाता है. Now each of which is headed by a manager, और उन सबको जो है एक manager head कर रहा होता है. Now in such organizations, communication occurs vertically up or down the chain of command, rather than horizontally across functions. So ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो कम्युनिकेशन जो है उस तरह कर होती है कि वो वर्टिकली जो है अप एंड डाउन एक चेन ऑफ कमांड के तौर पे चलता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है, रादर देन हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द फंक्शंस, यानी फंक्शंस को नहीं वो डील कर रहा होता बट चेन ऑफ कमांड को वो डील कर रहा है. सो फंक्शंस, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, they provide organizations with a clear chain of command and allow people to specialize in the aspect of the work for which they are best suited. So functional structures अगर हम जज करते हैं तो वो एक organizations को provide कर रहा है, एक clear chain of command provide कर रहा है ताकि लोगों को वो allow कर सके कि they can specialize कर सके वो इस aspect of work में for which they are best suited, जिसमें वो बेहतर यानी suited हों. So they also make it easy to evaluate people based on a narrow but clear set of responsibilities. और वो लोगों को evaluate करने में easy होता है ताकि वो उनको एक हम base कर सके, उनको एक clear set of responsibilities की base के ऊपर हम उनको evaluate कर सकें. Now for these reasons, functional structures are common in both manufacturing and service organizations at plant and business unit levels.
सो इन रीजंस की वजह से फंक्शनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों में कॉमन है। मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों इसलिए कॉमन है कि वो एक एट अ प्लांट इन बिजनेस यूनिट लेवल के बेस के ऊपर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम रहते हैं, दे डोंट चेंज। Now, problems with functional structure. So despite its popularity, the functional structure is designed primarily for the administrative convenience of the organization, rather than for providing high quality service to customers. So, even though despite कि उसकी popularity के despite भी हम अगर judge करें तो एक functional structure जो है वो डिज़ाइन किया जाता है प्राइमरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की निस्बतन के वो एक प्रोवाइड कर रहा हो हाई क्वालिटी सर्विस जो है अपने कस्टमर्स के लिए। सो फ्रॉम अ टोटल क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू द फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज सेवरल इनएडिक्वेसी। सो अगर हम टोटल क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के जो है ना बहुत सारे ऐसे इनएडिक्वेसीज हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो सूटेबल नहीं हैं। Now, when we speak about the functional structure separates employees from customers. So, functional structure जब employees को separate कर देता है customers से. So, few employees in the functional organization have direct contact with customers or even a clear idea of how their work combines with the work of others to satisfy customers. So, ऐसे कुछ employees हैं या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, ठीक है, जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है कस्टमर्स के साथ और उनका एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि उनका वर्क कंबाइन अगर करते हैं तो वो वर्क कंबाइन होके दूसरों के काम के साथ कंबाइन होके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है। द फंक्शनल स्ट्रक्चर देन tends to insulate employees from learning about customer expectations and their degree of satisfaction with the service or product the firm is providing. So functional structure जो है हम जज करते हैं कि वो obviously employees को insulate कर देता है इस चीज़ से कि वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस नहीं जान पाते और उनकी डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन उनको मालूम नहीं होती किसी सर्विस या प्रोडक्ट से जो भी कोई फर्म प्रोवाइड कर रही है। So, being insulated from customers encourages the in workers a narrow conception of their responsibilities. So, जब आप insulated हो जाते हैं customer की needs से तो फिर वो encourage करता है workers में एक narrow conception जो है ना उनकी responsibilities के बारे में। Now, this is often expressed in statements such as, "It's not my job" or "I just work here." या मेरा काम नहीं है या फिर मैं सिर्फ इधर काम करता हूँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अब एम्प्लॉइज जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Now, even when such employees want to help customers, they often have such a limited understanding of how their organizational system works that they are unable to do so. तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि इवन के वो कुछ एम्प्लॉइज जो है वो अपने कस्टमर्स को मदद करना चाह रहे होते हैं बट दे ऑफन हैव सच अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, उनकी कई दफ़ा इतनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ऑफ हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वर्क्स कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। नाउ दिस ऑफन रिजल्ट्स इन डीमोटिवेटेड वर्कर्स एंड पुअर क्वालिटी वर्क। सो कई दफ़ा ये फिर डीमोटिवेशन इससे क्रिएट होती है वर्कर्स में और क्वालिटी ऑफ वर्क उनका जो है ना वो खराब हो जाता है। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब अगर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट से वो फिर मार्केटिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर एंड इंजीनियरिंग डायरेक्टर को रिलेट करता है। उसके बाद अब मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग तो साइड पे हो गए, लेकिन प्रोडक्शन डायरेक्टर जो है वो नीचे चला जाता है मैनेजर प्लांट 1 एंड मैनेजर प्लांट 2 के पास। अब मैनेजर प्लान 2 जो है वो ऑपरेशंस मैनेजर से लिंक होता है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर से लिंक होता है, परचेसिंग मैनेजर एंड अकाउंटिंग मैनेजर से। So functional structure for a manufacturing company. Most of us have experienced this phenomenon, which when we call a large organization trying to get help and get switched to several different people before, if we're lucky, it's easy to find in someone willing to
be able to help us, کہ ایسے جو ہماری مدد کرنا چاہ رہے ہو ایسے لوگ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. So if our needs as customers relate to the product or service as a whole, but the knowledge and responsibilities for anyone with whom we deal relate only to their function, we are doomed to disappointment. So ایسی چیز جس میں اگر ہم جج کر سکیں کہ نیڈز اگر ہم کسٹمر کی صرف دیکھ لیں سو اس میں یہ چیز کنٹینیو جاننا ٹھیک ہے کہ ایک پروڈکٹ کے یا سروس کو ایز اے ہول اگر ہم جج کریں تو نالج جو ہے اور رسپانسبلٹیز کسی کی بھی جو ہے ان کو ڈیل کرنا اور ان کے فنکشنز کو جاننا پھر ہمیں ڈسپوائنٹمنٹ نہیں یہ نہیں زیادہ ہوتی ہے اگر ہمیں معلوم نہ ہو یہ چیزیں. So most of us has experienced کہ یہ phenomena جو ہے ایک large organization میں جہاں پہ they're trying to get switched to several different people before if we're lucky finding someone willing to able to help us. So obviously پھر یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ functional structure inhibits process improvement also. So no organizational unit has control over a whole process. کسی بھی organizational unit کے پاس پورے process کا control نہیں ہے. So although most processes involve a large number of functions, this is because the breakup of the organization into functions is usually unrelated to the processes used to deliver a product to the customer. So this structure is likely to create complex, wasteful processes. So as people do things in one area that must be redone or undone in another. Now, for example, some organization maintain a group of engineers whose sole responsibility is to redesign products so that they can be manufactured effectively. So the engineers who design the products in the first place worry only about product performance, not manufacturability. So for another example of problems in coordinating design and manufacturing, worst yet, if one function tries to improve its part, it may well make things worse. So more wasted time and effort, more cost for another part of the process would be used. So functional structure inhibits process improvement. How we can say is that in this environment, continuous process improvement doesn't stand a chance. So this arrangement obviously stands in the way of continuous process improvement. اور ہر چیز اگر ایک انوائرمنٹ ہے وہ کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ جو ہے نہیں اس میں یہ نہیں ہو سکتی ہے ایک انوائرمنٹ میں. سو دس ارینجمنٹ جو ہے اٹ obviously stands in the way ایک یہ کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ کے رستے میں حائل ہوتی ہے. So the organizations pursue total quality often retain their quality assurance departments. But these units act more as coaches or facilitators to employees rather than as a group with primary responsibilities for quality. So اسی لیے کچھ organizations ایسے ہیں ٹوٹل کوالٹی کو جو فالو کر رہے ہیں جو اپنا کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ مینٹین رکھتے ہیں بٹ یہ جو یونٹس ہیں یہ صرف کوچ اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے امپلائیز کو ضروری ہے بٹ ان کا پرائمری جو رسپانسبلٹی ہے وہ کوالٹی پرووائڈ کرنا نہیں ہے. Now in summary, the functional organization compromises total quality in several ways. تو کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فنکشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ کمپرومائز کرتی ہے ٹوٹل کوالٹی کو بڑے ویز سے. It distances people from customers and insulates them from customer expectations. So یہ ایک ڈسٹینس کر دیتا ہے let's say کہ کسی آرگنائزیشن کو ٹوٹل کوالٹی کو ساتھ یعنی اپنے لوگوں سے اپنے کسٹمرز کو اپنے ورکرز سے ڈسٹینس کر دیتا ہے اور ان کو انسولیٹ کر دیتا ہے اپنے کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ. So it promotes complex and wasteful processes and inhibits process improvement. So یہ obviously ایک complex اور wasteful process create کرتا ہے جو process improvement میں حائل ہوتا ہے. So it separates the quality function from the rest of the organization, providing people with an excuse for not worrying about quality. اور یہ ایک سپریٹ کر دیتا ہے کوالٹی فنکشن کو دوسرے آرگنائزیشن سے علیحدہ کر دیتا ہے جس میں مے بی providing people with an excuse for not worrying about quality جس میں ایک ایکسکیوز کریٹ کر دیتا ہے دے دیتا ہے لوگوں کو جس سے وہ کوالٹی کے بارے میں وری نہ کریں.
So redesigning organizations for quality, अगर हम redesigning देखें organizations की quality के लिए, तो poor organization design can be devastating to a company. और कोई भी organization का design जो अच्छा ना हो वो एक company के लिए बहुत devastating हो सकता है. So one of Deming's 14 points is to break down barriers between departments. डेमिंग से 14 पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो ये मेन है जो जज करता है कि आप बैरियर्स जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में, एंड बिकॉज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स मस्ट वर्क एज अ टीम. Now, this slogan captures in a nutshell what the total quality philosophy entails for organizational design. So, ये slogan अगर हम देखते हैं कि break down barriers जो है departments के बीच में आप barriers break down कर दें ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ departments जो है मिलके एक टीम की तरह काम कर सकें, तो ये हम कह सकते हैं कि ये philosophy जो है वो entails for organizational design create करती है. But people cannot contribute to customer satisfaction and continuous improvement. लेकिन लोग जो है वो contribute नहीं कर सकते customer satisfaction की तरफ या continuous improvement की तरफ. And if they are confined to functional prisons where they cannot see customers or hear their voices, और जहाँ पे वो functional prisons जो है ऐसे create हो जाते हैं जिसमें वो customers को नहीं देख पाते या उनकी आवाज़ें नहीं सुन पाते या उनके समझ नहीं सकते कि उनकी wants and needs क्या हैं. Now, in some of the more effective ways, we can say that to break down these barriers are to focus on processes, recognize internal customers, create a team-based organization, reduce hierarchy, and use tiering committees. So some ऐसे effective ways ऐसे हैं कि आप उनको आप barriers को break down कर सकते हैं, focus कर सकते हैं processes पे, recognize कर सकते हैं internal customers को, और एक क्रिएट कर सकते हैं टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि हायरार्की रिड्यूस हो जाए एंड टीयरिंग कमिटीज या स्टीयरिंग कमिटीज जो है ना क्रिएट हो. Now focus on processes. अगर हम focus on processes जज करते हैं, so a process is how work creates value for customers. So एक process जो है वो ऐसा है जो value create करता है customers के लिए. So common business process include acquiring customer and market knowledge, ठीक है, fulfilling customer orders, purchasing, developing new products or service, strategic planning, production or service delivery, distribution, research and development, information management, performance measurement, and training, to name just a few. So common business process में हम कह सकते हैं कि एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमें मार्केट नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कस्टमर ऑर्डर्स को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, परचेसिंग डेवलप हो नए प्रोडक्ट्स में या सर्विस में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्रिएट हो प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी में, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये चीज़ें क्रिएट हो, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो इसका हिस्सा हैं. Now, individuals or groups known as the process owners are accountable for process performance and have the authority to manage and improve their process. So individuals जो है वो groups में they are known के उनके process owners की तरह उनको समझा जाता है, और वो अकाउंटेबल होते हैं किसी भी प्रोसेस परफॉर्मेंस के लिए एंड हैव द अथॉरिटी टू मैनेज एंड इम्प्रूव देयर प्रोसेस, और उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मैनेज कर लें या अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर लें. नाउ प्रोसेस ओनर्स मे रेंज फ्रॉम हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स हु मैनेज क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस टू वर्कर्स हु रन मशीनरी ऑन द शॉप फ्लोर. सो प्रोसेस ओनर्स हम कह सकते हैं वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो उनको हम हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स में भी गिने जा सकता है, उनको हम और कह सकते हैं कि वो ऐसे भी लोग हैं जो मैनेज करते हैं क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस को, स्पेशली टू वर्कर्स तक थ्रू करना, और ऐसे लोग जो मशीनरी कर रहे हैं शॉप फ्लोर पे रन. So assigning process owners assures that someone is responsible to manage the process and optimize its effectiveness. और अगर हम assign करें process owners को तो हम ensure कर सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा responsible होगा जो manage कर सकता है इस process को और इसकी effectiveness को optimize कर सकता है. So when we speak about process versus function, we would say CEO जो है वो vice president and vice president को अगर हम जज करें तो
एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डिपार्टमेंट मैनेजर को डील करेगा, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट भी डिपार्टमेंट मैनेजर, 3 डिपार्टमेंट मैनेजर्स को डील करेगा. सो दैट वुड बी द फंक्शनल फोकस. अब अगर हम प्रोसेस फोकस देखें तो प्रोसेस ए होगा, प्रोसेस बी, सी, डी और प्रोसेस ई, इस तरह आप उसको गिन सकते हैं. So a process focus as opposed to the functional structure is shown above. So अगर process हम focus को जज करें तो हम अगर उसको compare करते हैं functional structure के साथ तो फिर हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि nearly every major activity within a business involves some norm or some form of cross-functional cooperation. So हर चीज़ ऐसे जो ऐसा function है, ठीक है, जो nearly every major activity, कोई भी major activity है किसी भी business में जो involve करती है किसी भी form को cross-functional cooperation में. So a process perspective जो है links all parts of an organization together and increases employee understanding of the entire system. So एक process perspective जो है वो हर चीज़ को link कर रहा है इकट्ठा और parts of an organization को इकट्ठा कर रहा है और increase कर रहा है employees की understanding को, ठीक है, एक entire system के बारे में, और rather कि वो focus करे किसी small part पे सिर्फ. So in addition, it helps managers to recognize that problems arise from processes, not people. So addition में अगर हम ये जज करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो हेल्प करता है मैनेजर्स को रिकग्नाइज करने में कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हो रही हैं, किन प्रोसेसेस से, और प्रोसेसेस की वजह से हो रही है, लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं आ रही. So by aligning the structure of an organization with the actual work processes that the organization performs, customers may be served more effectively. So अगर हम अलाइन कर लेते हैं स्ट्रक्चर को एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल वर्क प्रोसेसेस के साथ, हम उसको जज करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, उसके कस्टमर्स को नहीं, ये नहीं देखते कि कस्टमर्स जो उनको हम ज़्यादा इफेक्टिवली सर्व कर सकते हैं. सो प्रोसेस मैनेजमेंट involves the design of processes to develop and deliver products and services that meet the needs of customers, daily control so that they perform as required, and their continual improvement. So process management जो है ना, हम कहेंगे कि वो involve करता है एक design को, एक processes को develop करने में और deliver करने में product को या services को जो एक customer की needs को meet करता है, और डेली कंट्रोल होता है सो दैट दे कैन परफॉर्म एज रिक्वायर्ड, ताकि उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह रिक्वायर्ड है उस तरह हो, एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ मूव कर सके. So that's it for today, students. We'll continue in our next lecture about the different ways you can focus process and how you can implement the total quality management rules to organizations or institutions. Thank you so much.